मैं जिया जाना। वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको डिस्कस किया, उसकी सारी टेक्निक्स, उसकी सारी सेल की ऑर्गेनेलीज, सेल कब डिस्कवर हुआ, उसकी ऑर्गेनेलीज के मेन फंक्शंस क्या हैं और उसकी सारी जो एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किए। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या। तो अगर आप देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो मेन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कवर कैसे हुए, मतलब सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स की बात करें, एक स्टोरी लेके चलते हैं, तो कहते हैं कि यूनिवर्स में या जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई, पहले कहते हैं कि जो हज़रत आदम और हज़रत हवा आए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली डिस्कस करें तो उसमें भी हम जो एक सेल है, सेल की डिस्कवरी से पहले जो सेल है उसमें जो डिस्कवरी हुई है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो उससे पहले डिस्कवर हुए होंगे ना। तो इसलिए जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो ये हमारे क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम देखें जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई या ओरिजिनेट हुई यूनिवर्स में, तो वहाँ पे क्या है, जो मटेरियल्स हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबसे पहले डिस्कवर हुए। वो डिस्कवर हुए, उनकी फॉर्मेशन से फिर क्या हुआ कि सेल डिस्कवर हुआ, सेल बना, सेल से फिर आगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर जो अर्थ है, पहले जो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता तो कोई भी कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। जिस तरह से अर्थ का टेम्परेचर कूलर होता गया, कम होता गया, आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स की, मटेरियल्स की, सब्सटेंसेस की कंडेंसेशन स्टार्ट हुई। जिस तरह से कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, एक चीज़ से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरा मॉलिक्यूल, इसी तरह से मॉलिक्यूल्स बनते बनते एक सेल बना। फिर उस एक सेल से हम करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, फिर उससे हमने यूकैरियोटिक सेल पर है। इस तरह से एक सेल से डिफरेंट आगे लाइफ क्या हुई, ओरिजिनेट हुई। तो अब मेन मकसद क्या है कि जो सारी सेल की ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मॉलिक्यूल से। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस तरह से जो लाइफ का ओरिजिन है उसमें जो मेन पार्ट या रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं, हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को देखेंगे। यहाँ पे एक फनी सी ये डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स, तो बड़ी गूगल्स वगैरह पहले तो ये कह रहा है कि आई एम द मेन मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिपिड्स। आपके जो आप बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह खाते हो उसमें लिपिड्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं में नहीं बल्कि हम जो पीनट्स हैं, कैस्टर बीन्स हैं, उनमें भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोटीन वगैरह। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी हैं। तो प्रोटीन किन से मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से। उसके बाद क्या, हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई बंदा कहता है कि ही इज माई सन, तो मान ले ही इज हिज सन। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए ट्रांसफर हुआ है उसमें, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब वो जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल भी बोलते हैं, वो ट्रांसफर होता है, सारी इंफॉर्मेशन लेता है। तो एक सेल फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिकोड होती है, ठीक है। और अगर किसी, जब हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्यों मेन हमारे पास बायो मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर इंस्टेंट एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, प्रोटीन भी हैं, लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लेकिन इंस्टेंट सोर्स हम जो लेते हैं एनर्जी के लिए वो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा बेहोश हो गया या आप जल्दी से चल रहे हैं, आपको सांस फूल गया है, या फिर कोई रेस है उसमें किसी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और वहाँ पे कुछ हो गया, अगर वो गिर गया, तो वहाँ पे इंस्टेंटली उसको जो एनर्जी का सोर्स दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट। उसका ये नहीं होता कि आपको अंडा खिलाया जाए, मीट खिलाया जाए, कुछ और चीज़ खिलाई जाए, ठीक है, पल्सेस खिलाई जाए, नहीं, वहाँ पे इंस्टेंटली आपको ग्लूकोज घोल के दे दिया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो प्रोटीन होती है वो भी डेली लाइफ में ज़रूरत होती हैं, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए, आपके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस वजह से अगर हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये आपकी डाइट में मेन रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो लिपिड्स हैं, इसी तरह से कुछ बेनिफिशियल लिपिड्स भी होते हैं और कुछ
हार्मफुल लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए। अगर सर हम कार्बोहाइड्रेट की बात की तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में बात करें तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी होती है। और ग्लूकोज सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे बायोमॉलिक्यूल जो हमने आगे लेक्चर में डिस्कस करने हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल से आपसे एक क्वेश्चन है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर करें तो आप कहेंगे कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद हम कहें सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें वहाँ पे प्रेजेंट है बायोमॉलिक्यूल। न्यूक्लियस की बात करें वहाँ प्रेजेंट है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि एक सेल के अंदर हर जगह पे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अगर हम देखेंगे किसी सेल की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म उसमें क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि अगर हम एक सेल ड्रॉ करें, ठीक है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसका अंदर ये जो है हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म अगर हम देखें उसके बाद ये जो हमारी आउटर है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है हमारे पास इनर, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है प्रेजेंट, तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा पुश हो जाता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म ऐसा सेल के एरिया जिसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन सारी इंक्लूडेड हो, ठीक है, ऐसा लिविंग मटेरियल। तो अब इस साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनमें हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, वहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल जो साइटोप्लाज्म है उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज ए फ्लूइड अलॉन्ग विद ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल बाउंडेड विद इन दी लिमिट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की लिमिट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो सारी किस में आ जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म में। अब उसने इंक्लूड किसको किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उनमें कह लें उसके जो फ्लूइड है उसमें न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहाँ पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हर जगह पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर हम टर्म प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका प्रोटोस का मतलब क्या है, फर्स्ट, और प्लाज्मा का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, पहली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्योंकि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, तो वहाँ से क्या हुई, ओरिजिन हुई, इस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट बने, ऑर्गेनेलिस बनी, फिर अंदर न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद अगर हम इसके टर्म की बात करें कि जो नाम है प्रोटोप्लाज्म वो किसने कॉइन किया था, तो वो 1840 में किया था, जे.ई. पुरकिंसजील, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1868 में जे.एस. हक्सले ने एक बुक लिखी थी कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ द लाइफ। अगर हम लाइफ की बेसिस की बात करें तो वो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म है। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सारी ऑर्गेनेल सेल का जो अंदर लिविंग मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म के कोर देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या बता, हम कहेंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस का जो इनर एरिया होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमारा एक बेसिस है ऑफ द लाइफ। इस तरह से आगे हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के किन किन नंबर्स में वो प्रेजेंट है किसी भी बैक्टीरियल सेल में या मेमेलियन सेल में। पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, दे आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। दैट मॉलिक्यूल्स दैट आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को जो रेगुलेट करती है, बनाती है, उसमें कौन सा मेन रोल प्ले करे, हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि उसमें कितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उन बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किन बायो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो हमारे पास कितने हैं, नेचुरली एक्रिंग अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, 92, ठीक है। उनमें से हमारे पास जो 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे 25 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें
तो 16 ऐसे बायो एलिमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट, 16 ऐसे बायो एलिमेंट्स है जो हमारी ह्यूमंस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, कुछ लार्जर क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होंगे, कुछ क्या होंगे बिल्कुल ही उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी बेसिस पे जो हमारे बायो एलिमेंट्स है, 16 बायो एलिमेंट ह्यूमंस में जो प्रेजेंट है, हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू द मेजर, माइनर एंड ट्रेस, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उनकी बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम में आपको बताया गया है कि जो 6 उनमें से है जो मेजर बायो एलिमेंट्स है जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स या मेजर एलिमेंट्स। उसके बाद जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मेजर से थोड़ी कम होती है, और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही निग्जिबल अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडीज में। अब ये जो सारे हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं, माइनर एलिमेंट जैसे आप देख रहे हैं, ये मेजर में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है, ये प्रेजेंट है और इनकी कंसंट्रेशन के साथ लिखी गई है। उसके बाद हमारे पास माइनर एंड ट्रेस है। अब इन मेजर, माइनर और जो हमारे पास ट्रेस है, इन 16 एलिमेंट्स को याद कैसे रखना है, तो इसकी ट्रिक जानते हैं। तो अगर आप याद रखें कि एक फ्रेज आप याद रखें, ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप, ठीक है, तो अगर आपने ये फ्रेज याद रख लिया है तो ये किसके लिए है, हमारा मेजर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। मेजर एलिमेंट्स को याद रखने के लिए आपने एक फ्रेज याद रखना है, ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप। उसको फिर आप एक एक वर्ड करके उसको लिख लें। उसके बाद उनके जो पहले लेटर है उनको क्या करें, नीचे अंडरलाइन कर ले, ठीक है। इसी तरह से ये आप इनमें से क्या करेंगे, हम मेजर एलिमेंट से देखेंगे। ओबामा का ओ है तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। सी है तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन। उसके बाद एच है तो हाइड्रोजन। आगे हमारे पास क्या है, एन, एन से हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन। आगे क्या है, सी ए, ठीक है, सी ए के हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम। और पी क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमने एक फ्रेज याद किया, ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप, तो ये हमारे इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें से हमारे पर क्या है, मेजर एलिमेंट्स हैं, हो गए याद, ठीक है। उसके बाद अगर आपने माइनर एलिमेंट्स को याद रखना है तो आपने एक फ्रेज याद रखना है, काशिफ, सेव, नलायक, क्लीन, मैजिशियन, ठीक है। अब इनके भी जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे के एस, यहाँ पे एन ए, ये सी एल और ये एम, ठीक है। अगर आप काशिफ के से देखें तो हमारे पास क्या आता है, के किसके लिए, एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इस पोटाशियम। ऐसा हमारे पास क्या है इधर, सल्फर, ठीक है। उसके बाद अगर हमने एन ए देखना तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम। उसके बाद हमने जो अंडरलाइन किया है सी एल, तो सी एल किस एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन के लिए। उसके बाद एम ए अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। तो इस तरह से आप इस फ्रेज से जो हमारे पास क्या है, काशिफ, सेव, नलायक, क्लीन, मैजिशियम, तो इनके फर्स्ट लेटर्स को आप अंडरलाइन कर लें। वहां से आप फिर उनके एलिमेंट्स देखें, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो याद हो गया हमारे पास मेजर एलिमेंट्स के लिए आपने फ्रेज याद करना है, ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप। और अगर आपने माइनर एलिमेंट्स याद रखने हैं तो उसके लिए आपने एक फ्रेज याद रखना है, काशिफ, सेव, नलायक, क्लीन, मैजिशियन। तो इनके फर्स्ट लेटर्स को लिख लें, अलग कर लें और उससे एलिमेंट्स के नेम लिखें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स। तो ट्रेस एलिमेंट्स को याद रखने के लिए जो आपने फ्रेज याद रखना है वो हमारे पास क्या है, कोरोना में आयरन, आयोडीन जरूरी, ठीक है। कोरोना में आयरन, आयोडीन जरूरी। तो यहाँ से अब देखेंगे हम पहले यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। ये क्या है, Cu, तो इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर। M अगर हम लेंगे यहाँ पे M में तो हमारे पास ये मैंगनीज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आयरन, आयरन ही होगा, ठीक है। आयोडीन के हमारे पास I और ये जरूरी Z से हमारे पास क्या बनेगा, जिंक। तो कॉपर, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन और जिंक हमारे पास क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फार्मूला है, आसान से आप तीन फ्रेजेस को याद रख लें तो आपको मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा कि उनके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको नेम आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो मेजर, माइनर और ट्रेस हैं सबको मिलाकर हमारे पास कितने हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो किसी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने इनकी कंसंट्रेशन को याद रखना, मेजर एलिमेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो मेजर एलिमेंट्स की अगर आपने कंसंट्रेशन याद रखनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा 68, 18, 10, 3, उसके बाद 3 का अगर हम करें उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 1, ठीक है। तो जिस परसेंटेज में ये प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 68,
कार्बन हमारे पास 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, हमारे पास कैल्शियम है 2% और फॉस्फोरस क्या है 1%। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इनकी परसेंटेज है किस कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में वो आपने याद रखनी है। ठीक है, एलिमेंट्स याद हो गए, उनकी कंसंट्रेशन आपने याद रखनी है 68 से 18, फिर 10, फिर 3, 2, 1। इसी तरह से अगर आप माइनर एलिमेंट्स की भी कंसंट्रेशन को देखें तो इसको आप पहले लिखें 35, 25, 15, 15, 0, 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो सबके, तो ये हमारे पास क्या है इनकी कंसंट्रेशन है। तो हमारे पास पोटाशियम क्या है, हमारे पास 0.35 है, सल्फर 0.25। इस तरह से आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं कि 35, 35, 15, 15, 0.05। तो इस तरह की जो है मेजर एलिमेंट्स इसकी कंसंट्रेशन किस में परसेंटेज में प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, और जो माइनर एलिमेंट्स हैं वो किस परसेंटेज में प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। तो इस तरह से आप इसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम किसी बैक्टीरिया सेल या ह्यूमन सेल की बात करें तो हम बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें अगर हम बैक्टीरिया सेल और मेमेलिया सेल की, तो जो वाटर है दोनों में क्या है 70% प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बैक्टीरिया सेल में इट इज़ 15% और मेमेलियन सेल में हमारे पास क्या है 18%। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बैक्टीरिया सेल में 3 हैं, मेमेलियन में 4% हैं। लिपिड्स पे आ जाता है, लिपिड इधर 2 हैं, इधर 3 है। तो अगर आप देखें तो मेमेलियन सेल में वाटर के बाद जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या है प्रोटीन। इस वजह से प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी बॉडी। इसके बाद अगर हम डीएनए देखें तो बैक्टीरिया सेल में 1% एंड इट इज 0.25% इन द मेमेलियन सेल। उसके बाद आरएनए और दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनकी कंसंट्रेशन इसी तरह से क्या करती है, दोनों बैक्टीरिया सेल में और मेमेलियन सेल में थोड़ी बहुत डिफर करती है। तो आगे जो हम देखते हैं कि ये जो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्रोटीन को देखा कि प्रोटीन मिलके बनी होती है अमाइनो एसिड से, हमने पीछे बात की। तो इस तरह से जो हमारे पास जो हैवी वेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम पॉलीमर बोलते हैं, और जिन सब यूनिट से वो मिलके बने होते हैं उनको हम मोनोमर बोलते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन आगे देखते हैं और किस प्रोसेस से ये बनते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। दो टर्म्स को अगर हम देखें तो हमारे पास अभी हमने पॉलीमर की बात की है, तो पॉलीमर हमारे पास एक हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होता है या मॉलिक्यूल कहने वो होता है। ठीक है, जो मिल के बना होता है अपने रिपीटिंग सब यूनिट से, जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। तो पॉलीमर को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद हम जो मोनोमर होते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कम होता है और वो साइज में भी कम होते हैं। इस तरह से ये जो पॉलीमर्स और मोनोमर्स है कि मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाएंगे, और जब अगर कोई पॉलीमर है वो ब्रेक डाउन हुआ है तो उससे क्या कौन से सब यूनिट्स में अगर डिवाइड होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, तो ये पॉलीमर से मोनोमर्स का बनना और फिर मोनोमर से पॉलीमर का बनना, इनमें जो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास क्या है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस से इन दोनों मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटर कन्वर्जन होती रहती है। तो पहले हम कंडेंसेशन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि जब दो मोनोमर्स मिलके क्या बनाएं पॉलीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आपके पास दो मोनोमर्स हैं, वन अगर हम करें उसके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा मोनोमर के पास हम क्या है OH है। ठीक है, इस तरह से अगर इन दो मोनोमर्स ने क्या करना है आपस में कंबाइन होना है तो मिलके ये एक बनाएंगे हमारे पास कंपाउंड, और यहाँ पे रिलीज होगा हमारे पास H2O। ठीक है, एक OH है, यहाँ से एक मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल से क्या हुआ वाटर रिलीज हुआ है। इस वजह से कंडेंसेशन के जो प्रोसेस है उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बना है। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये जो हमारे पास एक बना है मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं डाइमर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे डाइमर, जब कंडेंसेशन का एक प्रोसेस से एक डाइमर बना है, इसी तरह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता रहे तो हमारे पास डिफरेंट डाइमर्स बनते रहते हैं, और वो डाइमर्स मिलके फिर एक क्या बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से बनता है कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता रहता है, डाइमर्स बनते रहते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं
और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम फिर क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो इस तरह से जो मोनोमर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, इसी का अगर हम इन्वर्स देखें, जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर बन गया है वो फिर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू मोनोमर। तो इस पॉलीमर के इस प्रोसेस में, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर के एडिशन से हमारे पास एक दो मोनोमर्स डिफरेंट बन जाते हैं। तो उसके एक मोनोमर के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे मोनोमर के साथ OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या हुआ था कि वाटर बना था, लेकिन अगर हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस देखें तो यहाँ के क्या होता है कि वाटर की एडिशन होती है। ठीक है, ये उसका बिल्कुल इन्वर्जन कह लें, ये उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। वहाँ पे वाटर बना, यहाँ पे वाटर एडिशन की हमने, तो हमारे पास मोनोमर्स बने और उस दोनों मोनोमर्स पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने हाइड्रोलाइसिस की बात की है कि प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस में वाटर की एडिशन होती है। ठीक है, ऐड वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर ऐड हुआ है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो वाटर ऐड हो रहा है वो उसको जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है या सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, नहीं। ठीक है, इस हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो वाटर ऐड हुआ है, यहाँ पे उस वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई है। हालांकि अगर हम हाइड्रेशन का प्रोसेस देखें जहाँ पे वाटर ऐड होता है, तो वो वहाँ पे उसको एज ए सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकडाउन नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वो एज ए सॉल्वेंट उसको मीडियम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्या हुई है, ब्रेकडाउन हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से हो रहे हैं, और वहाँ पे जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटीएजेस, लिपेजेस, ठीक है, न्यूक्लिएजेस होते हैं, और कुछ जो हमारे पास अमाइलेजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस अगर हम बात करें तो इनका मेन ये है कि ये जो दोनों प्रोसेस है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में ही होते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो कन्वर्जन होगी मोनोमर्स की पॉलीमर्स में, और पॉलीमर्स पे जो है वो डिवाइड होंगे या कन्वर्ट होंगे इनटू मोनोमर्स। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस के लिए एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा आज की, जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स के जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसके बाद हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हम डिस्कशन करेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे और उसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।